नमस्कार दोस्तों, मैं राजा रसन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQGK में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पॉलिटी के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक संसद से संबंधित सारे प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो MCQ टाइप के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 19 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BN राव, JV कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल एवं भीमराव अंबेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 एवं 26 नवंबर 1949। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950 एवं 26 जनवरी 1950। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला प्रश्न, भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 एवं 2 अक्टूबर 1952। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकम अ रिपब्लिक कंट्री। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है मूल अधिकारों को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, प्रस्तावना को या संशोधन प्रक्रिया को। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना को इसे सॉल्व के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी, 6। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल 6 ही प्राप्त है। वे है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और साथ में संवैधानिक उपचार का अधिकार भी शामिल है। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन है 44वें, 46वें, 42वें या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 44वें। 44वें कॉन्स्टिट्यूएंस अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। इंडिया में
संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर के रूप में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को माना जाता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई प्रॉब्लम है, आप इसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का ए या 21 का क। आर्टिकल 21 का ए के अनुसार राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का मूल अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को क्या निर्देश देता है? संविधान का अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 राज्यों को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें, ग्राम पंचायतों का निर्माण करें एवं उसे संचालित करें, उसका चुनाव करें। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से ली गई है? तो फंडामेंटल ड्यूटी रूस देश से ली गई है, ऑप्शन ए रूस देश से ली गई है। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11। फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 हैं, जो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? कहने का मतलब है कि संविधान में जो मूल कर्तव्य है वह किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण सी समिति। स्वर्ण सी समिति के अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को ऐड ऑन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन समाहित है भारत के राष्ट्रपति के अंदर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन दोनों सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि भी उपयोग में लाई जाती है, एकल संक्रमणीय विधि भी उपयोग में लाई जाती है एवं अप्रत्यक्ष मतदान को भी अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति
कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति है जो भारत में निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, पूरे भारत में सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति। सही आंसर राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन हमारे राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी सदन यानी अपर हाउस को क्या कहा जाता है? तो भारत के पार्लियामेंट के अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो ऑप्शन बी होगा सही, 6 माह। यदि कोई प्रधानमंत्री है या कोई अन्य मंत्री है जो बिना चुनाव लड़े कभी कभी उसे मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन इस मंत्री पर बने रहने के लिए उन्हें 6 माह के अंदर कहीं से उन्हें चुनाव लड़कर जीतना होगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जो कि फिलहाल 543 है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 250, 250। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कहने का मतलब है कोई भी विधेयक है, इस विधेयक को या धन विधेयक है या कोई और विधेयक, इसे कौन प्रमाणित यानी इसकी जांच कौन करता है, किसके हिस्से में है? तो इसकी जांच लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कि कोई विधेयक धन विधेयक है या कोई और विधेयक है, इसकी प्रमाणिकता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरी का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्त प्रशासक है संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज में शासन करती है।
यहाँ उपराज्यपाल हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर उपराज्यपाल नहीं है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक ही कुछ जगहों पर प्रशासन कर रहे हैं। और वैसे भी उपराज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त प्रशासक है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, यानी सी गोपालाचारी, इन्हें ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का समय होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया एक प्रशासक होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही रहेगा ऑप्शन ए, 500। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो वर्तमान में भारत के कुल 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं 6 स्टेटों में। पहले 7 थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के बट जाने के कारण वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दी गई है। बचे हुए हैं आंध्र प्रदेश में, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का वर्ष असेंबली ईयर में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? तो विधानसभा का वर्ष असेंबली ईयर कम से कम वर्ष में 2 होने अनिवार्य है, जो कि 6-6 मंथ पर होता है, इसलिए साल भर में 2 होने अनिवार्य है। अगला प्रश्न, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। इसकी संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत का हाई कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जो पहले 30+1 हुआ करती थी। इसमें 10% का इजाफा के साथ 33+1 कर दिया गया है, अर्थात 34 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कनिया थे। हीरा लाल जे कनिया प्रथम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 21, 22, 24 एवं 25।
सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? ऑप्शन सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा अपने उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष पूरे होने तक। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, गुवाहाटी, मद्रास। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। जैसे कि 7 सिस्टर स्टेट में एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है गुवाहाटी, इसी के अंदर इन 7 स्टेटों का मामला सुलझता है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? ऑप्शन है गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। पूरे इंडिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश यहाँ कार्यरत है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? कहने का मतलब है कि किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श यानी सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल है 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। भारत के किसी भी यूनियन टेरिटरी का खुद का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। राष्ट्रपति आपातकाल को लागू कर सकता है युद्ध के टाइम पर, बाह्य आक्रमण के टाइम पर या सशस्त्र विद्रोह के टाइम पर राष्ट्रपति आपातकाल को लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या एक भी बार नहीं। तो भारत में 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, वो भी बार के टाइम पे यानी युद्ध के टाइम पे। और आप युद्ध जानते हैं, 2 बार पाकिस्तान से हुआ था और 1 बार चाइना से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को जो अधिकार मिला है भारत में आपातकाल की घोषणा करने का, वह किस आर्टिकल के अनुसार है? तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पावर मिला है कि वह देश में कुछ परिस्थितियों के अनुसार आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? कभी कभी क्या होता है कि स्टेट में संवैधानिक विफलता यानी कि किसी की सरकार न बन पाने के कारण किस अनुच्छेद के तहत एक राष्ट्रपति को पावर मिलता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन को लगा सकता है। तो ये पावर मिलने का अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो राज्यों में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, वो भी 6-6 माह पर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो संविधान के
अनुच्छेद 360 के तहत अनुच्छेद 360 के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। 352 के अनुसार नॉर्मली आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितनी समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह। संसद के अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में सिर्फ 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और इसे हर 6 माह करके मैक्सिमम 3 वर्षों तक लगाए रहा जा सकता है। उसके बाद हर हाल में चुनाव करवाना होगा और वहां पे सत्ता को कायम करवाना होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 दिन, यानी कि 2 मंथ। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में 2 मंथ के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, दल बदल पार्टी चेंज से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची यानी कि ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल कानून। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान के द्वारा टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किस जगह से संबंधित है या किस चीज से संबंधित है? तो वो संबंध रखता है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आयोग के गठन यानी कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? चूंकि आजकल तो योजना आयोग रहा नहीं, वो नीति आयोग हो गया है, तो उसके भी पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इसके पहले भी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950। भारत में प्रथम योजना आयोग यानी कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952। 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बांटा गया था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस काम से संबंधित था? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज का व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को यानी कि 1959 को शुरुआत किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। केसी नियोगी जी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को है, इलेक्शन कमीशन को है। अगला प्रश्न है,
सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? तो सहकारिता कमीशन का संबंध केंद्र राज्य के संबंधों से है कि केंद्र राज्यों का कैसा संबंध होना चाहिए, इस चीज का उल्लेख सहकारिता आयोग से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जून 2005। जून 2005 को संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक को पारित किया गया था और इसे पारित करने का डेट था 15 जून और लागू किया गया था इसी साल 2005 को ही 12 अक्टूबर। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।